सिंबल टेबल, है ना। स्टैक सिंबल टेबल में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारी जो भी सिंबल टेबल डिजाइन होगी या फिर जब भी हम स्टैक सिंबल टेबल्स ऑर्गेनाइजेशन को यूज करेंगे, देन वो ऑर्गेनाइजेशन दो स्टेप्स को कैरी करेगा। पहला स्टेप होगा इस रिकॉर्ड के लिए और दूसरा रिकॉर्ड होगा हमारे ब्लॉक इंडेक्स डिटेल्स के लिए। ठीक है, ये सभी क्लियर होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारी जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, दूसरी ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड। नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया था एडा और पास्कल। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज? एल्गोल लैंग्वेज से, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज में क्या हुआ कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, है ना, ऐसे नेस्टेड फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो जैसे हम किसी ब्लॉक के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पर इंटीजर आई यूज हो रहा है, तो इस आई को हम फर्दर रीयूज कर सकते हैं ब्लॉक नंबर B2 के अंदर। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि यदि आपने नेस्टेड लूप जो है, इनर लूप है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, फिर यूज किया हुआ है, वो वेरिएबल आप आउटर लूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप आउटर लूप का वेरिएबल इनर लूप के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होता है उसमें कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं। इंसर्ट, लुकअप, सेट और रीसेट, 4 ऑपरेशन होते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में। लेकिन नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही होते हैं, इंसर्ट और लुकअप, क्योंकि वहां पर ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, सेट और रीसेट। सेट और रीसेट डिनोट करते हैं आपके स्कोप को। ठीक है, आपके स्कोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। किसके स्कोप बताएंगे कि जितने भी आपने आइडेंटिफाई यूज किए हैं, जैसे B1 में आई यूज किया है, तो इसका स्कोप कहां तक है? सिर्फ B1 तक है। ठीक है, और इस B2 में यदि आपने J डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो इस J का स्कोप कहां तक है? सिर्फ इस B2 तक है। ठीक है, और इस I का कहां तक है? B1 तक। ठीक है, तो ये स्कोप को डिफाइन करता है। जब तक ये B2 चलेगा तब तक J एलाइव रहेगा। इसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रीसेट करना पड़ेगा आफ्टर एग्जिट दी B2, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आई है, जैसे आप B1 से एग्जिट होगे और BI क्या हो जाएगा? इस ब्लॉक को हमें, मतलब जो वेरिएबल्स हैं सिंबल टेबल में, उसको क्या करना पड़ेगा? और रीसेट करना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि हम किस तरीके से पुटअप करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सॉरी, जो हमारी स्टैक सिंबल टेबल, तो फंक्शन कैसे होता है? मैन है फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी कोई इंटरप्ट होता है तो सबसे पहले तुम्हारा मेन फंक्शन स्टैक में चला गया। जब तक ये मेन फंक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि अब जैसे कि हम मेन को हमने स्टैक में डाल दिया। अब एक्चुअली में होता क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर कैरी करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसने कैरी करके रखा हुआ है। तो जिस करंट इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर रहा था हमारा कौन? CPU। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हम कहां पर डाल देंगे? स्टैक में डाल देंगे। मतलब अभी मेन फंक्शन इसके अंदर है, ठीक है, इसने एड्रेस कैरी किया हुआ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस किसका आने वाला है? F1 का। तो F1 का एड्रेस आएगा तो F1 एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोल कहां पर चला जाएगा? F1 के पास चला जाएगा। जैसे ही F1 कंप्लीट होगा, F1 को हम स्टैक से बाहर रखेंगे और CPU कंट्रोल आपको इसको मिल जाएगा, मैन को फिर से मिल जाएगा। देन मैन में हमने 2-3 स्टेटमेंट और रीड किए, देन आ गया F2। तो फिर से कंट्रोल छीन के आप कहां पर चला गया? F2 के पास चला गया, तो F2 को स्टैक में डाला। देन जब हम F2 को एग्जीक्यूट करेंगे
कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा अप टू 10। उसको अगेन फिर से क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे और कंट्रोल फिर से मैन के पास चला जाएगा। जैसे ही मैन के हम कर्ली ब्रेसेस पर आएंगे मैन फंक्शन के, देन हम इस मैन को भी क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से। ठीक है, तो एक्चुअली में होगा क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, इंटरप्ट तो कुछ भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट भी हो सकता है, ठीक है, सिस्टम इंटरप्ट भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अब इस लैपटॉप की बैटरी लो हो जाए, ठीक है, तो मैं क्लास से क्या हो जाऊँ, एग्जिट हो जाऊं, तो ये इंटरप्ट हो गया, किसी कारण बैटरी लो देगा। दूसरी चीज, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, मैनी रीजन हो सकते हैं सिस्टम क्रैश के। ठीक है, हो सकता है फॉल्ट हो जाए मेरे लैपटॉप में, मेमोरी क्रैश हो जाए, रैम क्रैश हो जाए, पावर चली जाए। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, ठीक है, ये भी एक इंटरप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो इंटरप्ट होंगे इससे हमारे सीपीयू का कंट्रोल क्या हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्रोग्राम से इसका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इन सब चीजों पर चला जाएगा। ठीक है, तो जो अभी करंट प्रोग्रामिंग में कर रहा हूँ अब वो कहाँ चली जाएगी, स्टैक में चली जाएगी। ठीक है, और ये वापस भी आ सकती है। हम इसको, जो इंटरप्ट आया है उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को हम हैंडल कर लें, हैंडल करने मतलब एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, क्या करोगे, बैटरी लो है, चार्जिंग पे लगा दिया, बैटरी ऑन हो गई, बात कर दो, फिर इसको ये स्टैक से बाहर आ जाएगा, फिर हम मेन फंक्शन पे आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप मूवी देखते देखते आपका लैपटॉप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाते हो और फिर अगेन ऑन करते हो, तो आपको आपने देखा होगा जैसे ही चार्जिंग ऑन हो जाती है आपकी मूवी भी रन करने लगती है ना। आपने देखा होगा जब आपने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है तो सिर्फ आपको पासवर्ड डालना पड़ता है विंडो में, और फिर से अगेन आप जहां पर थे, मूवी को आप देख रहे थे, वहां पर आप पहुंच जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, आपने इंटरप्ट को हैंडल कर लिया, मतलब इंटरप्ट मतलब फंक्शन ही एक टाइप का, सब प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, फिर सब फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके, या तो उसको हैंडल कर लो या फिर उसको इग्नोर कर दो, दो चीजें होती हैं। ठीक है, बोलते हैं ना डिवाइड बाय जीरो लगाई, तो उसको आप क्या बोलते हो, इग्नोर करते हो आप। ठीक है, या फिर उसको हैंडल करने के लिए कोई कोड लिख देते हो, एक स्टेटमेंट लिख देते हो कि एक्सेप्शनल डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, और कोड चलता रहता है। यदि उसको हैंडल नहीं करोगे तो एरर दे देगा फिर, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। ठीक है, तो स्टैक सिंबल टेबल में हम इसको पुटअप करते जाते हैं और इरेज करते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि दो स्टैक यूज करते हैं, ये एक रिकॉर्ड के लिए, दूसरा इंडेक्स के लिए। रिकॉर्ड के लिए हम जितने भी वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर यूज करेंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन विद एट्रीब्यूट हम वहां पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे स्टैक सिंबल टेबल में। दूसरी होती है ब्लॉक इंडेक्स टेबल, जिसमें जितने ब्लॉक आते जाएंगे उनका इंडेक्स हम ब्लॉक इंडेक्स में रखेंगे। ठीक है, फॉर, ठीक है, ये टेबल है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये स्टैक सिंबल टेबल हुई जिसमें हम एट्रीब्यूट्स रखेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे या फिर वेरिएबल के एट्रीब्यूट रखेंगे हम। और ये हमारी ब्लॉक टेबल, ब्लॉक इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब सपोज दैट हम मेन फंक्शन में गए, ठीक है, और उसको हम बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे ब्लॉक नंबर V0 को। ठीक है, और ये 0 को डिनोट करेगा यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए A और B। ठीक है, अब ब्लॉक नंबर B1 आया तो उसको हम रखेंगे इंडेक्स नंबर 1 पर, ब्लॉक इंडेक्स टेबल। ठीक है, तो इस ब्लॉक नंबर B0 में हमने इंडेक्स दिया था स्टैक सिंबल टेबल का, वो है हमारा 0। ठीक है, यहाँ पे और का साइन लगा देता हूँ। और यहाँ पे B1 में हम इंडेक्स देंगे, क्योंकि ब्लॉक नंबर B0 के लिए दो इंडेक्स दे दिए गए हैं स्टैक सिंबल टेबल के, एक तो 0 और एक 1। ब्लॉक नंबर B1 के लिए इंडेक्स दिया है स्टैक सिंबल टेबल का, वो है 2, क्योंकि यहाँ पे खाली है इसलिए हमने यहाँ पे दिया है इसको इंडेक्स 2। तो ये 1 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, हमने यहाँ पे रखा C। ठीक है, यहाँ पे रखा D, मतलब C और D
डिनोट कर रहे हैं हमारे B1 को, और A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं B0 को। अब सपोज दैट हमें B1 को पॉप करना है, B1 को क्या करना है, पॉप करना है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। और B2 को इन करना है, B2 को क्या करना है, इन करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, इस B1 को पॉप किया। ठीक है, जब मैं इस B1 को पॉप करूंगा तो ये C और D दोनों हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अगेन हमारा B1 क्या हो गया, खाली हो गया, जो ब्लॉक इंडेक्स टेबल में जो 1 था वो खाली हो गया। तो हम लेके आए यहाँ पर क्या, B2 लेके आए, और B2 में सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ था E और F, तो हमने यहाँ पर लिखा E और F। ठीक है, देन अगेन 1 पॉइंट आउट करेगा 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल्स आते जाएंगे और जाते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस ई की जगह पर ए हो, या फिर अगेन इसने ए यूज कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा ई। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, B2 से बाहर जाएंगे, ये इरेज हो जाएगा, F इरेज हो जाएगा, ई इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक सिंबल टेबल में हम बार बार वेरिएबल्स को कर सकते हैं, सेट और रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑपरेशन था जिसमें हम इंडेक्स टेबल में ब्लॉक, जो नया ब्लॉक आ रहा है उसका इंडेक्स रख रहे हैं, और वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा कि उसके वेरिएबल्स स्टैक सिंबल टेबल में कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और रीसेट में क्या होगा, जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर जाएंगे, पूरी की पूरी इंडेक्स जो, जैसे हम ब्लॉक B1 को बाहर किया, ठीक है, इसको पॉप किया जब हमने B1 को, तो जब हम B1 को पॉप करेंगे तो ये वाला कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, जिसने 2 को कैरी किया हुआ था। सो जब ये 2 जो 2 था वो क्या हो गया, पॉप हो गया है, तो हमारा ये C और D का कनेक्शन भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। देन अगेन क्या है, B2, तो फिर अगेन फिर से हमारा इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, और उसमें नए वेरिएबल डाले E, F और E, A। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, सेट करते हैं और रीसेट करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं, या फिर स्टैक सिंबल को, टेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो हमने एरे के लिए और लिंक लिस्ट के लिए इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया ये एरे के लिए था, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन यदि लिंक लिस्ट के फॉर्म में आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे नोड ए आया तो नोड ए आप किसको पॉइंट आउट करेगा, बी के लिए। ठीक है, और यदि ब्लॉक नंबर B1 आया तो C किसको पॉइंट आउट करेगा, D के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिंक एक और लिंक कॉलम आ जाता है स्टैक सिंबल टेबल में। स्टैक सिंबल टेबल में एक पॉइंटर फील्ड और ऐड हो जाती है जो लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। वो इस तरीके से होगी कि आपका नोड आ गया A, ठीक है, ये आपका हेड पॉइंटर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। देन ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये यहां से नल हो गया, ये ब्लॉक नंबर B1 है। ऐसे ही एक ब्लॉक नंबर, सॉरी ये B0 है, ब्लॉक नंबर B0 है, और एक आया आपका ब्लॉक नंबर B1 जिसमें C था, C पॉइंट आउट कर रहा था किसके लिए, D के लिए। ठीक है, जैसे ही बाहर जाएगा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये नोड क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, गार्बेज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टैक सिंबल टेबल जिसे हमने लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस होंगे, एक तो ऑर्डर्ड हो सकती है हमारे एरे और एक अनऑर्डर्ड हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे रखना है। ऑर्डर्ड फॉर्म में रखना है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग टेबल बनानी पड़ेगी, और यदि अनऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए तो आप कैसे भी रख सकते हो, है ना। सबको पता है कि ऑर्डर्ड में जैसे ए और बी ऑर्डर्ड है, सी और डी और ऑर्डर्ड है। यदि अनऑर्डर्ड है मतलब जिस फॉर्म में आते जा रहे हैं उस फॉर्म में इसको कनेक्ट करते जाओ, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आएगा, डी आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो एरे और लिंक लिस्ट के लिए हो गया। लुकअप ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, सर्चिंग परफॉर्म करने वाले हैं। और सर्च किसकी हेल्प से करेंगे, हम स्ट्रिंग की हेल्प से। और स्ट्रिंग क्या हुआ हमारा, आइडेंटिफायर। हम उसको चेक करेंगे कि वो हमारे सिंबल टेबल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और यदि नहीं है तो न्यू हम क्या करेंगे फिर उसको, यदि नहीं है, ठीक है, और यदि इंसर्ट करना चाहते हो तो आप न्यू एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है,
यदि नहीं प्रेजेंट है तो वो कर देगा नल, और यदि प्रेजेंट होगा तो वो इसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर देगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक है, और इंसर्ट करने के लिए आपको ऑर्डर फॉर्म में करना है तो भी लुकअप यूज करना पड़ेगा, कि सर्च करेगा कि वो पोजीशन कौन सी है जहां पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन थे। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया स्टैक इम्प्लीमेंटेड ट्री स्ट्रक्चर्ड सिंबल टेबल। ठीक है, तो ट्री स्ट्रक्चर्ड में नोड्स जो होते हैं, मैं आप लोगों को दो ट्री बताए थे, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, दूसरा एवीएल ट्री। ठीक है, हाइट बैलेंस ट्री। ठीक है, सो ये जो ट्री है इनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, सिंबल टेबल को डिजाइन कर सकते हो, स्टैक के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो स्टैक देखो होंगे दो ही टेबल बनेंगे, ट्री स्ट्रक्चर सिंबल टेबल में भी दो ही टेबल बनेंगे। ठीक है, सो नोड तो इसी तरीके से बनेगा आपका कि पहला डेटा होगा, आपका डेटा में जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वो आप यहाँ पर रखोगे डेटा फील्ड में। देन इसके बाद लेफ्ट पॉइंटर होगा जो इसके लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, एक हुआ राइट पॉइंटर जो इसके राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सभी डेटा फील्ड में वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट होंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के जितने एट्रीब्यूट है सारे के सारे स्टोर होंगे, और दो पॉइंटर होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो दो टेबल बनने वाली है, एक स्टैक सिंबल टेबल बनेगी, दूसरा ब्लॉक इंडेक्स टेबल बनेगी। ठीक है, सो मैंने बताया था कि स्टैक सिंबल टेबल में आपको दो कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर को डिनोट करेगा, एक राइट पॉइंटर को डिनोट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे ब्लॉक्स जो जो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे वो इंफॉर्मेशन स्टैक सिंबल टेबल में जाएगी, और सबको पता है कि वो ट्री के फॉर्म में होगी, है ना। तो किस तरीके से लेफ्ट पॉइंटर को डिनोट करेगा और राइट पॉइंटर को, सपोज दैट स्टैक नंबर ब्लॉक इंडेक्स टेबल में एक ब्लॉक B0 आया और उसमें दो वेरिएबल थे बी, है ना, ए और सी। ठीक है, मतलब इस तरीके से बी नोड है, इसका लेफ्ट ए और सी है राइट। तो हमने पहले बी एंटर किया, देन बी का लेफ्ट था ए, तो हम ए को पॉइंट आउट करेगा इसका लेफ्ट पॉइंटर, और बी का राइट पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा सी के लिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट ब्लॉक। देन सेकेंड ब्लॉक जो आएगा B1, इसमें ई डी और एफ है। ठीक है, ई का लेफ्ट पॉइंटर डिनोट कर रहा है डी को, और ई का राइट पॉइंटर डिनोट कर रहा है एफ को, तो ये दूसरा ट्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी हुई होगी, और इस इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे हम ब्लॉक से एग्जिट होते जाएंगे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या होती जाएगी, रीसेट होती जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रीसेट होती जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्टैक इम्प्लीमेंटेड ट्री स्ट्रक्चर्ड सिंबल टेबल। ठीक है, इसके बाद ठीक है, एवीएल ट्री में कैसे इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म करते हैं ये मैंने बता चुका हूँ, वैसे ही करेंगे जैसा वहां पर किया था हमने। ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेड हैश स्ट्रक्चर्ड सिंबल टेबल। तो ये जो स्टैक इम्प्लीमेंटेड हैश स्ट्रक्चर्ड सिंबल टेबल होती है, ठीक है, इसमें हैशिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये हम ब्लॉक स्टैक सिंबल टेबल तो आप याद रख लेना कि हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, और ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में हैशिंग टेक्निक में हमें हैश फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम हैश फंक्शन यूज करते हैं क्योंकि हमें की मैपिंग करनी है, जो भी की आएगी उसको मैप करना है सिंबल टेबल में, स्टैक सिंबल टेबल में। तो मैपिंग करने के लिए हमें क्या होगा, एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी, और वो होगी हमारी हैश टेबल। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये इंटरमीडिएट हैश टेबल बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हैश टेबल। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंटरमीडिएट हैश टेबल। इसकी हेल्प से हम सिंबल टेबल में वेरिएबल्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, क्लियर। और जो भी ब्लॉक होगा हमारा, और उस ब्लॉक में जितने वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल को ये रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक इंडेक्स टेबल। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर्स होगा जो बताएगा कि नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, यदि सपोज दैट आपने यहाँ पे
दो वेरिएबल आए, एक ए और एक बी, ठीक है, ए और बी आए, तो अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कराया था, ये वाला, ठीक है। क्या किया था हमने, जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल की आज की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका समेशन लेके उसमें हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो भी फिर लोकेशन आती है उसको हैश टेबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर होगा वो स्टैक सिंबल टेबल में, ठीक है। जैसे माइक का 0 आया था तो हमने 0 पर रखा हुआ है, ठीक है। और एल आई का क्या आया था 8, तो हमने 8 पर रखा हुआ, एफ का क्या आया था 0, तो हमने 0 पे ना रख के लीनियर प्रोग्रामिंग यूज की तो बनते आ गया। बात ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे तो सिंबल टेबल में अलग अलग जगह पर रखे रहेंगे, स्टैक स्टैक सिंबल टेबल में अलग अलग जगह पर रखे रहेंगे, बट इनके लिंक होगी इनकी, पहले कौन आया देन इसके बाद कौन आया देन इसके बाद कौन आया, ठीक है। तो जब आप इस टेबल में देखोगे ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिए 3, 2, 5, 15, तो 5 और मैंने मोड़ दिया था 10 से, तो 5 5 पर है, 3 3 पर है, 2 2 पर है, और जब 15 आया तो 15 का मैं लीनियर प्रोग्रामिंग ली तो ऊपर चला गया 15 पर, 6 नंबर के इंडेक्स पर। लेकिन ये रखे यहीं पर रहेंगे स्टैक सिंबल टेबल में इस तरीके से। देन इसके बाद आप पॉइंटर यूज करोगे, जैसे 3 पर, ये 3 है ना सिंबल टेबल में 3 पर रखा हुआ वेरिएबल, तो 3 क्या था, फॉर एग्जाम्पल 3 था हमारा ए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। 3 क्या था हमारा, ए था, और 2 क्या हमारा था, बी, ठीक है। तो जैसे ए पहले आया था तो ए अब इसको पॉइंट आउट करेगा पी को, ठीक है। अब बी के बाद क्या आया था, सी आया था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये सी इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और सी के बाद अब क्या आया था, जैसे 15 आया था, 15 हमारा क्या डी, तो सी इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नल, तो ये 0 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब है ना, और फिर यहाँ से कंटिन्यू चलता जा रहा है, इस तरीके से क्या होंगे ब्लॉक्स परफॉर्म होंगे, मतलब कि ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। क्लियर, जो आता जाएगा वो यहाँ पर इस स्टैक सिंबल में क्या होता जाएगा, इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। सेट करने के लिए जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो है, ऑन एवरी ब्लॉक एंट्री द करंट टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल टेबल इज स्टोर्ड इन ब्लॉक इंडेक्स टेबल। क्लियर, हमने यहाँ पर स्टैक सिंबल टेबल का जो भी फर्स्ट इंडेक्स होगा उसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, इफ it maps to a location with no collision, then variable information is stored in the current top of a stack symbol table and that index is stored in hash table, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने तो यहाँ पर ऐसे करते थे कि जो भी आज की वैल्यू आती थी उसका हैश फंक्शन अप्लाई करके यहाँ रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सिर्फ ब्लॉक इंडेक्स टेबल में रखा हुआ है, देन हम यहाँ रखेंगे, देन इंडेक्स यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन होता एक्चुअल में होता क्या है, इंटरमीडिएट फंक्शन का काम ही ये है कि जो भी लोकेशन से मैप कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंबल टेबल में क्या करेंगे, एंट्री परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 आया था तो इसको इंडेक्स नंबर 2 में ही हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और यदि कोलिजन आता है देन हम अगेन क्या करेंगे, उसमें पॉइंटर की हेल्प से उसको लिंक करेंगे। आप जो भी टेक्निक यूज करोगे, लीनियर प्रोविंग, क्वाड्रेटिक प्रोविंग, है ना, या फिर रीएसिंग, जो भी आप अप्लाई करोगे। क्लियर, लुकअप में सेम जैसे हम परफॉर्म करते थे कि हम सर्च करेंगे, ठीक है। यदि नल आता है टेबल में तो नल रिटर्न कर देंगे, यदि किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है तो उस पर्टिकुलर स्टैक सिंबल टेबल की लोकेशन को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्लियर, सो इसके बाद हमारा है रीसेट, लास्ट ऑपरेशन है रीसेट। तो रीसेट में क्या होता है, जैसे ही हमारा ब्लॉक कंप्लीट होगा ब्लॉक इंडेक्स टेबल से उसको पॉप कर देंगे और वो जिस भी हमारी एंट्री को पॉइंट आउट करेगा उस पर्टिकुलर लिंक को हम चेक करेंगे कि वो नल है क्या। यदि वो नल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है एफ और ये नल है,
ठीक है, इसकी लिंक, तो इसको हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। यदि ये किसी लिंक को पॉइंट आउट कर रहा है, देन हम इस वेरिएबल को डिलीट करने से पहले इस पर्टिकुलर एंट्री की लोकेशन हम हैश टेबल में दे देंगे। ठीक है, इंडेक्स को इफ द लिंक फील्ड इज नॉट नल देन स्टोर दिस इंडेक्स इन द हैश टेबल एंड डिलीट द वेरिएबल इंफॉर्मेशन। हियर इफ द लिंक फील्ड इज नॉट नल, जैसे इसकी नल नहीं है, ठीक है, नॉट नल देन स्टोर दिस इंडेक्स इन द हैश टेबल एंड डिलीट द वेरिएबल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी स्टैक सिंबल में वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, सो ये था हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेड हैश स्ट्रक्चर्ड सिंबल टेबल। ठीक है,